उधमपुर ईस्ट विधानसभा से एमएलए आरएस पठानिया ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत करते हुए एनसी सरकार पर कई सवाल उठाए। कहा कि एनसी सरकार अपना वादा पूरा करने में पूरी तरीके से नाकाम है। इस समय हम मौजूद हैं उधमपुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के विधायक आरएस पठानिया के साथ। और आरएस पठानिया दूसरी बार अगर कहा जाए तो भाजपा से विधायक बने। पहले रामनगर के विधायक रहे और उसके बाद अब उधमपुर ईस्ट की बात अगर करूं तो उधमपुर ईस्ट जो है हाल ही में एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई थी, जिसके उधमपुर का कुछ हिस्सा और रामनगर का कुछ हिस्सा काटकर उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई। पहली नई कॉन्स्टिट्यूंसी, कई सारे चैलेंजेस। आरएस पठानिया हमारे साथ है। पूछना चाहेंगे कि पहली बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक बने हैं, किस तरह के चैलेंज जो है इनके सामने है और किस तरह से ये कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे डेवलपमेंट के मुद्दे हों या लोगों की समस्या हो आए दिन देखने को मिलती है। आरएस पठानिया साहब जी, में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। ये बताइए कि जिस तरह से लगातार क्योंकि नई कॉन्स्टिट्यूंसी है और पहली बार जो है वो आप यहाँ विधायक बने, किस तरह के चैलेंजेस जो है वो आप देख रहे हैं? जी, आपका धन्यवाद सबसे पहले कि आपने मुझे मौका दिया, आपके चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, जो श्रोता हैं, जो व्यूअर्स हैं, डायरेक्टली इनसे बात करने का। उधमपुर ईस्ट नई विधानसभा उधमपुर जिला में कारवोट हुई है और अकेली ऐसी विधानसभा कि जिसमें कोई म्यूनिसिपैलिटी नहीं है। फिर विधानसभा का क्षेत्रफल लंबी, कहाँ जजर कोटली क्रॉस करें तो कहाँ, और वो उच्च पुल में जाके बिलावर में लगती है। इस तरफ पिंगला, कोगड़मढ़, धारवाला एरिया भी इसमें है, जगानू रोड में भी। तो नेचुरली हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर क्षेत्र के अपने विकास के मुद्दे रहते हैं। सबसे पहले तो सड़क कनेक्टिविटी हमने तय किया है कि उधमपुर ईस्ट अपने आप में पूरे प्रांत भर में रोड कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा मॉडल बन के उभरेगा। जहां तक इस विधानसभा का बाकी जो पार्ट है, वाटर, पानी की जो बहुत बुरी हाल है इस पूरी विधानसभा में, पानी का टिकरी से शुरू करें तो मजालता तक, हमने तय किया है कि जल जीवन मिशन, हालांकि वो जिस तरीके से टेक ऑफ करना था टेक ऑफ नहीं कर पाया। उसके अलावा भी यूटी सेक्टर, स्टेट सेक्टर या बाकी भी केंद्र संचालित स्कीम है। आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेवारी से इस विधानसभा के अपने गणमान्य सम्मान्य जो नागरिक हैं, जो वोटर हैं, उनको बता दूं, पानी का जो विषय है, पानी की जो सुविधा, हर घर को जल, हर घर में साफ पीने के पानी को बनाने का हमारा एक एक्शन प्लान है। हर सड़क को पक्का करने का हमारा एक्शन प्लान है। हर स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, खेल की सुविधाएं खासकर स्टेट ऑफ आर्ट की जाए। हमारा प्लान होगा कि नए इंडोर ब्लॉक्स, आउटडोर ब्लॉक, नए स्टेडियम छोटे छोटे बना के, जिससे ना सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी बल्कि एक स्पोर्ट्स का जो अपने आप में एक पोटेंशियल है वो भी नौजवानों का हम उसे चिजल कर पाए, हम उसे नई शक्ल, नया रंग, नया रूप दे पाए। तो ये कुछ छोटी छोटी हमारी प्राथमिकता रहेंगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि इस नई विधानसभा में भी लेते ही मैंने कहा है, मेरा पर्सनल किसी के साथ नहीं, और शासन प्रशासन को भी कहता हूं, आपने सारी की सारी नाले, खड जो साफ करके रख दिए, इलीगल माइनिंग हो रही है, जिससे पूरा का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया है। पुल टूटने की कगार पे है। अपना रिप्लेनिशमेंट किसी उसकी है नहीं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कोई क्लीयरेंस है नहीं। हम इसके विरुद्ध शिद्दत से लड़ रहे हैं, काफी फर्क भी पड़ा, लेकिन इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं कि इलीगल माइनिंग अभी भी चल रही है। पठानिया साहब, जिस तरह आपने कहा कि इलीगल माइनिंग और ये सब जो भू माफिया है वो लगातार, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक टेंडर प्रक्रिया जो है वो हुई थी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का या उस समय केएलजी सरकार का जो कहीं ना कहीं एक हाथ जो है वो रहा। तो फिर आप जो केंद्र में सरकार है आपकी, या इस समय प्रवक्ता है आप, भाजपा के एमएलए भी है, तो क्या करने जा रहे हैं सरकार को, केंद्र सरकार को इस पर? आपके ध्यान में रहे कि माइनिंग का, बल्कि रॉयल्टी, आज भी कई वर्षों से हम सुनते जाते हैं कि खड्डों की रॉयल्टी, उनकी रॉयल्टी के बाद आज सिस्टम आ गया कि माइनिंग ब्लॉक्स ये एडवर्टीज होंगे। इन टोटल के टोटल माइनिंग ब्लॉक्स में अगर बात की जाए, उधमपुर में कोई भी माइनिंग ब्लॉक एक आध को छोड़ के एडवर्टीज नहीं है। फिर जिसकी एडवर्टीजमेंट है, जो एडवर्टीज है, जो अलॉटेड है, ये माइनिंग वहां नहीं होती है, माइनिंग कहीं और होती है। एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक कि सरकार को 1 रुपया उसका मिलता नहीं, पब्लिक मनी सरकार के पास आता नहीं। दूसरा, मैंने कहा कि एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस करते हैं, अनब्रिडल्ड माइनिंग करते हैं। इतनी माइनिंग कभी 50 वर्ष में नहीं हुई होगी जो इन्होंने पिछले साल, 2 साल, 4 साल में की है। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक गैंती, एक बेलचा अपना नहीं था, तो बहुत बड़े बड़े माइनिंग माफिया बन के यहाँ फिरेंगे।
लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इनलीगल माइनिंग, तो कहीं न कहीं ये साफ तौर पर देखी जा रहा है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एडवर्टाइज़मेंट नहीं हुई, ब्लॉक्स दिए गए हैं, तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कहीं न कहीं प्रशासन और विभाग की इसमें एक बहुत बड़ी मिलीभगत है। उन पर किस तरह शिकंजा कसने जा रहे हैं? दोष जो हम ठेकेदार्स को या माइनिंग माफियाज़ को अगर देने पर आए, लेकिन सबसे पहले तो विभाग भी है ना, उसको किस तरह से देखते देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के पास माइनिंग विभाग है। उनके नेता और कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी, जिनका नाम है, वो शक के घेरे में, वो कटघरे में खड़े हैं आज। उनको जवाब देना होगा। और ये विषय विधानसभा में हमने लिया। सरकार ने आश्वस्त किया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन हुआ, ये नहीं मैं कहूंगा, लेकिन जो एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी इसके शक के घेरे में हैं। लेकिन सरकार तो अभी बनी है, कुछ महीने हुए हैं, उससे पहले भी तो माइनिंग हो रही थी लगातार, तब भी इसी तरह का मामले जो थे वो सामने आ रहे जब सरकार बनी तभी मैं विधायक बना हूँ, तो मैं तो अपने विधायकी कार्यकाल की बात करूंगा। पहले भी किसी ने की हो तो मेरा कोई वो नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि सरकार के बनने के बाद, मेरे विधायक बनने के बाद इंक्वायरी कीजिए, इनके माइनिंग मिनिस्टर बनने के बाद इंक्वायरी कीजिए। इलीगल माइनिंग जहां भी हुई है, फिर वो मेरा या किसी का दोस्त है, मेरा या किसी का रिश्तेदार है, या हमारा की ब्लू व्हाइट बॉय है, कानून बराबर है सबके लिए, लॉ इज इक्वल, और कानून का जो भर पकड़ है कानून की, वो भी बराबरी में होनी चाहिए। ये हमारा परम विश्वास है और हमारा संकल्प भी है, हमारी नेक सलाह भी है। एक और बात कही, आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है हर एक मुद्दे पर। ये बिल्कुल माना जा रहा है कि कहीं अपनी मैनिफेस्टो जब जारी किए थे तो कई सारे वादे उन्होंने किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर्स की बात है या जॉब्स की बात है, तो साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि जो एलजी प्रशासन है वो काम करने नहीं दे रहा, वो पावर्स जो है वो सरकार के पास। देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा। एक लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के सारे जो विभाग हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंने विधानसभा में भी कहा, डिवेल कंट्रोल जब स्टेट आएगी तब देखेंगे। जब पावर है, जो पावर है आप उसमें क्या कर रहे हैं? मैंने आपके सामने सवाल उठाया कि एजुकेशन में जो पोस्ट जो रिक्त हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में पोस्टें रिक्त हैं, फार फ्लंग अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, क्या उसके लिए आपको स्टेट चाहिए क्या? पहले आप माइनिंग पे शिकंजा कसें, उसके लिए स्टेट चाहिए आपको क्या? आप लिकर माफिया के खिलाफ एक्शन करें, आप भू माफिया के खिलाफ एक्शन करें, आपको कौन सी रियासत या डिवल कंट्रोल या पावर चाहिए इसमें? ये कहीं ना कहीं एक कंफ्यूज्ड सेट है, इन्हें पता नहीं। एक तरफ तो पहलगाम बाईसरन पे हमने भी वेलकम की, आल पार्टी बैठक की, उसको कंडेम किया, लेकिन जब आल पार्टी डेलीगेशन लगा विदेश में जाने तो अपने एमपी को विड्रॉ कर लिया। जिस तरह हमने कहा कि एक गृह मंत्रालय के बिना सभी विभाग जो है वो सरकार के पास हैं। पिछले दिनों कुछ ट्रांसफर्स हुई थी, एलजी साहब द्वारा वो ट्रांसफर्स की गई थी और उस पर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। तब एलजी साहब ने कहा था कि मैंने अपने दायरे में रहकर ये ट्रांसफर्स जो है वो किए। देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज और लॉ एंड ऑर्डर वो एलजी साहब के शासन और प्रशासन में आता है। खैर, एक नए ड्राफ्ट रूल इसमें बनने हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाए हैं। वो ड्राफ्ट रूल्स शायद फिर दोबारा उसमें मंथन चल रहा है। अभी 6 महीने हो गए ये रूल्स बनाने और उसको बनवाने में विफल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो मेरा मानना है कि हम टक्कर ना लेते हुए, हम संघर्ष ना करते हुए, हम रस्साकशी कश्मकश की राजनीति में ना फंसते हुए, कम से कम जो हमारे पास है हम उससे लोगों का भला कर पाए। आज SCPWD है, तकरीबन 10 महीने के बाद उधमपुर में SCPWD आया। मैं पूछ सकता हूँ 9 महीने क्यों नहीं आ पाया? उधमपुर के मेडिकल कॉलेज 4 महीने हेडलेस रहा। अरे भाई, इंस्टीट्यूट कभी हेडलेस रहता है क्या? एक अकाउंट्स अफसर के पास चार्ज था हमारे उधमपुर के मेडिकल कॉलेज का, वो तो विधानसभा में जब इस विषय को बार बार लिया गया, तो अब भी सरकार ने प्रिंसिपल नहीं लगाया, आपके ध्यान में रहो। उधमपुर इज विदाउट प्रिंसिपल। हाँ, एक HOD है जम्मू में किसी डिपार्टमेंट में कहीं उनकी नौकरी, उनको चार्ज दिया गया प्रिंसिपल। मतलब सरकार की एक लेथार्जी, सुस्तपन, नॉन सीरियसनेस देखें। प्रणय साहब, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो अभी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र जो बना हुआ है नया, उसमें कुछ हिस्सा जो है जो पहले रामनगर विधानसभा क्षेत्र है तो वो आपके पास ही है। पहले भी आप वहाँ विधायक रहे, लेकिन अभी भी कई शिकायतें ऐसी मिल रही हैं, आरोप भी लग रहे हैं कि वहाँ पर भी अभी कई सारी कमियां जो हैं, चाहे पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो या सड़क को लेकर हो, कई सारी समस्या ऐसी हैं जो लोग आगे। मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेवारी से बात करूं, मैं बोलूं मैंने सब कुछ कर दिया, ऐसा गलत होगा। लेकिन तकरीबन इस उधमपुर ईस्ट का आधा जो क्षेत्र है वो पुरानी रामनगर विधानसभा का पार्ट है। ये वो पार्ट है
जिसे तहसील मजालता और थोड़ा सा रामनगर का एरिया जिसे कहते हैं, आपके ध्यान में रहे कि 2014 में मोदी सरकार और 2015 में मुफ्ती मोहम्मद और बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहला जो डिग्री कॉलेज है इसी प्रांत में खुला था। मेरे विधायक बनने के बाद मेरे विधायक बनने से पहले सिर्फ एक धार रोड पक्की थी। आज शुरू कर दें मनवाल, मानसर, बट्टल, सरतेड़ी, जनसाल, जगवाल, पलेतर, नीली, बरनाड़ा, सैल, भाटी बाड़ीगढ़, पल्लू, पथवाड़, गढ़ सांबनाबंज, नोगैन, मोटू, बबे, पांजिया, ये सारी सड़कें मेरे कार्यकाल में पक्की हुई हैं। आज उधमपुर अगर नंबर 1 आता है पीएमजीएसवाई में पूरे देश भर में, तो वो रामनगर विधानसभा की सड़कों की वजह से उधमपुर जिला की इतनी रोड्स मेटल हुई है कि उसमें आज उधमपुर पूरे देश भर में नंबर 1 आया है। आज इस क्षेत्र में, इस इलाका में जो मजालता जो क्षेत्र है, इसकी पानी की सुविधा के लिए एक भरसक प्रयास किए गए और तकरीबन हम सब पूरा का पूरा एरिया ड्राई था। 2 महीने गर्मियों में 2-3 महीने कोई सप्लाई यहाँ नहीं होती थी, लेकिन आज उसका हल निकाला गया। इस गर्मियों में वाकई मजालता में कुछ लोगों को परेशानी देखने को मिली है। मैं आपके चैनल में बोलूं कि हमारी कोशिश होगी कि अगली गर्मियों से पहले हम इस परेशानी को बाय एंड लार्ज, हर एक तो नहीं हो पाएगी, उसमें समय लगेगा, लेकिन बाय एंड लार्ज हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर मोड़ा में हम पानी की सुविधा इसमें सुचारू करेंगे। बाकी कुछ लोगों का काम है, आदत से मजबूर है। पहले बेचारे पैंथर्स पार्टी के ब्रांड तले तमाशा करते थे, फिर सुना एक दिन कहीं सुरेंद्र चौधरी जी आए थे और उनका भी बड़ा जिंदाबाद करके और वहां भी तमाशा कर रहे थे। इससे पहले सुना कहीं किसी आजाद उम्मीदवार की गाड़ी में चढ़ के वहां पे भी तमाशा। तो जिनकी फितरत है, जिनकी आदत है कि पब्लिक के विषय लगाना, लेकिन जनता को कोई लेन देन नहीं है, जनता इनके असली कैरेक्टर को जानती है। ये स्पॉन्सर्ड और एक पॉइंटेड जो क्रिटिसिज्म करने की कोशिश की जाए, इससे कुछ बनेगा नहीं। मेरा आपको भी सुझाव है कि आप सकारात्मक राजनीति करें, लोगों की बात करें। ये छींटा कशी, आरोप प्रत्यारोप, खोखले आरोप और प्रत्यारोप, इनसे बनेगा कुछ नहीं। काफी किए चुनाव में, देखा आपने, और क्या क्या नहीं हुआ। नोट, शराब, लूट पाट, जात पात, क्षेत्र, इलाका, क्या क्या नहीं दिखा। लेकिन जनता ने अपना फैसला प्रचंड सुना है। जनता का फैसला स्पष्ट है बिल्कुल। 2008 में लड़ा हूं इंडिपेंडेंट, 14 में फिर जीता हूं। इसी क्षेत्र से हमारे डीडीसी और मेरी श्रीमती जी भी लड़ी, जीत के आई। 1000 विरोध के बावजूद भी विधानसभा लड़ो, फिर जीत के आया हूं। जनता का विश्वास है, कुछ किया है तो तभी जीतता हूं, तभी लोग अपना आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा, मैं बड़ी विनम्रता के साथ और बड़े अदब, बड़े एहतराम के साथ आपके चैनल पे कहूंगा कि जो किए मैंने किए हैं, जो रह गए हैं मैं उनसे भाग नहीं रहा। आप सब्र रखें, संयम रखें, विश्वास रखें। एक एक विषय कड़ीबद्ध तरीके से और अपने समय पे इसका रिड्रेसल भी किया जाएगा, इसकी रसाई भी की जाएगी और इसे सरे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अपने आप में उधमपुर ईस्ट मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बन के उभरेगा, हमारा प्रचंड विश्वास भी है और संकल्प भी है। तो चलिए, ये थे उधमपुर ईस्ट से विधायक आरएस पठानिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी अपने सवालों के घेरे में लिया और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ये भी कहा कि एक उधमपुर ईस्ट जो है मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बन के रहेगी। अब देखना यह है कि अपने कार्यकाल में कितना सफल ये हो सकते हैं, किस तरह से लोगों की समस्याएं लोगों को हल कर सकते हैं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं विक्रम पंची हूँ।